अस्सलाम वालेकुम। आज सारे प्रोग्राम का फोकस तो रहेगा अदलिया के अंदर जो मामलात हैं इलेक्शंस के हवाले से, और मरियम नवाज़ ने जलसे के अंदर जजेस को जिस तरीके से ललकारा का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल करूँगा, ललकारा, 2 सिटिंग जजेस भी उसमें शामिल हैं, 2 रिटायर्ड चीफ जस्टिस भी हैं और एक DGI शामिल हैं। लेकिन सबसे पहले तो इमरान खान की जेल भरो तहरीक के हवाले से चंद अल्फाज कहना चाहूँगा। कल तक जेल भरो के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि जेल भरो करनी है, बंदे पकड़ते क्यों नहीं है हमारे, और आज एहतजाज इसलिए हो रहा है कि जो पकड़े गए हैं उनको छोड़ते क्यों नहीं है। और ज़ैन शाह महमूद कुरैशी के लिए आज हाई कोर्ट के अंदर एक हफ्से बेजा में रखने की दरख्वास्त लेकर पहुंच गए, और यही सूरत हाल बाकी जगहों पे भी नज़र आ रही है। एक तो बहुत बड़ी तादाद नहीं है उन लोगों की जो गिरफ़्तारी देने गए हों, लेकिन अगर गिरफ़्तारी दी है तो कम अज़ कम एक रोज़ तो गुजार ही देते। अगले रोज़ सुबह कल रात जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो अभी उनको प्रिजन वैन के अंदर डाल के ले जाया गया था। आज सुबह से हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दायर की जा रही हैं कि उनको निकालें। तो अगला एहतजाज इमरान खान का मतवक्को एहतजाज इन लोगों की रिहाई के हवाले से होगा, क्योंकि 3 MPO के अंदर गिरफ्तारी की गई है। तो मुझे लगता है कुछ दिन तो अंदर गुजारेंगे, उससे पहले रिहाई नहीं होगी। और बाज़ जगहों पर जहाँ पर सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया है वहाँ पर कानून के मुताबिक कार्रवाई का अमल का भी आगाज़ होगा। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर केसेस हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल केसेस हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे मामला चले गए हैं जहाँ इलेक्शंस का इनेकाद कैसे होगा, कौन करेगा, किसका इख्तियार है, उसके ऊपर भी बात होगी। और बाज़ जजेस का जो कंडक्ट है उसके ऊपर कभी पब्लिक डोमेन में इस तरह बहस हुई नहीं थी जिस तरह हो रही है, उसके ऊपर भी बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ही ये सवाल उठा दिया, नहीं तो शायद इतनी उसमें जान ना पड़ती और किसी के ऊपर कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हो जाता। जिस तरीके से इंटीरियर मिनिस्टर ने या PMLN से बाकी लोगों ने उनका नाम ले लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की या तकरीर की, तो मुझे लग रहा था कि किसी एक को तो कॉन्टेम्प्ट में सुप्रीम कोर्ट बुलाए। लेकिन आज जैसे ही 9 रुकनी बेंच बैठा तो बेंच के अंदर बैठे हुए जजेस ने ही एक तो सुओ मोटो के ऊपर सवालात उठा दिए और एक उस ऑडियो लीक के ऊपर भी सवालात उठा दिए। तो मामला अब कहीं सीधे सादे तरीके से किसी सुलझाव के साथ आगे बढ़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आता, बल्कि जितना आगे चलेगा उतना ज़्यादा गहरी खाई होती जाएगी, मैस बढ़ेगा और बहुत से लोगों के ऊपर इसके छींटे पड़ेंगे। फिर शायद हम किसी इस बहरानी कैफियत से निकलने में कामयाब हों। कोई आसान रास्ता मुझे नज़र नहीं आता। एक इंस्टीट्यूशनल क्लैश वाली कैफियत होती है ना, वो खुला के हमारे सामने आएगी, जहाँ एक तरफ एग्जेक्टिव होगी, दूसरी तरफ जुडिशरी होगी और तीसरी तरफ इस्टेब्लिशमेंट होगी। इस्टेब्लिशमेंट अभी तक उस तरीके से आप उसका जिक्र नहीं सुनते, लेकिन चाहते ना चाहते उसके ऊपर भी इसका असरात उसके ऊपर मुरतब होंगे और आने वाले दिन बड़ी मुश्किल होंगे। फिर हम किसी सूरत हाल ऐसी को देखेंगे कि हमें शायद कह रहा हूँ अभी भी कि शायद हल की जानिब ले जाए। आज सुप्रीम कोर्ट के सामने जब केस शुरू हुआ तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आर्टिकल 224 कहता है कि 90 दिनों में इंतखाबात करवाने हैं। देखना है कि सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद तारीख देना किसका इख्तियार है। इंतखाबात का मसला वज़ाहत तलब है, हम इरादा रखते हैं कि सबको सुने। सूबाई असम्बलियों की तहलील का भी आज खुद नोटिस लिया जाए, अतम निगाह साहब ने इसके ऊपर कहा, क्योंकि इसके ऊपर जजेस ने यह भी राय दी कि क्या किसी के कहे के ऊपर वज़ीर आला असम्बली डिज़ोल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा सवाल है जिसने भी पूछा जज साहब ने कि वो इमरान खान के कहे के ऊपर परवेज़ लाई असम्बली डिज़ोल्व कर रहा है, तो ये कौन सी जमहूरियत है। मैंडेट लेकर तो असम्बलियाँ बनाई थी, लेकिन क्या आइन यही कहता है। इसके ऊपर भी अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर जायज़ा लेना है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा हुई जब सुओ मोटो का जो इख्तियार इस्तेमाल किया है चीफ जस्टिस साहब ने, उसके ऊपर सवालात उठने शुरू हुए। ये डोगर साहब CCPO लाहौर के केस के अंदर 2 जजेस ने चीफ जस्टिस साहब को सुओ मोटो के लिए भेजा इसको रिकमेंड करके, और चीफ जस्टिस साहब ने इसके ऊपर सुओ मोटो ले लिया। तो दोनों वो जजेस हैं जिसके ऊपर नून लीग के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, मुताहिर साहब भी उसके हवाले से भी और इजाज़ुल हसन साहब के हवाले से भी। तो वहाँ पर जस्टिस साहब जब एक सवाल उठा दें तो उसके अंदर वज़न और पड़ जाता है। जस्टिस जमाल मंतोखेल साहब के एतराज़ात जो हैं वो हमारे सामने 2 असम्बलियों के स्पीकर्स की दरखास्तें हैं, या खुद नोटिस जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नोट पर लिया गया। इस केस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी बुलाया गया है जो कि फ़रीक नहीं है। इन हालात में मेरी राय है कि ये 184(3) का केस ही नहीं बनता। कुछ ऑडियो सामने आई हैं जिसमें आबिद ज़ुबैरी कुछ जजेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस बेंच में शामिल 2 जजेस पहले इस मामले पर अपनी राय कायम कर चुके हैं। आज खुद नोटिस लेते हुए 10A के जो फ्री ट्रायल से मुतल्लिक है इसको नज़रअंदाज किया गया। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस है। इस केस ने कल भी चलना है और अगला हफ्ता भी रोज़ाना की बुनियाद पर चलना है, और उम्मीद यह है कि इसके नतीजे में बहुत सारी चीज़ें जहाँ साफ शफाफ होंगी, बहुत सारों की शफाफियत के ऊपर सवालात भी उठेंगे। मरियम नवाज़ ने आज जलसे के अंदर जो लबो लहजा इख्तियार किया वो इसी की कंटिन्यूएशन केस में आपको नज़र आएगा। मुझे लगता नहीं है कि किसी ने माजी में 2 सिटिंग जजेस को इस तरीके से ललकारा हो, क्योंकि जिसने नाम लिया था माजी के अंदर नून लीग की हुकूमत के होते हुए, उनको कंटेम्प्ट के अंदर वो दानियाल हों, तलाल हों, हाशमी साहब हों, सारों को कंटेम्प्ट में बुलाए गए, नाहल करते गए।
तो वो सिलसिला जो था उसको एक्शन इसने उनको रोके रखा कि और आगे मत जाएं। लेकिन अभी जो आज वाली तकरीर है और पिछले चंद रोज़ में सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह ने जो कुछ कहा या तारड़ साहब ने जो कुछ कहा, ताउल्ला तारड़ ने, उससे आपको डायरेक्शन नज़र आ रही है कि इनकी तरफ से बयानिए में किसी किस्म की कमी आएगी नहीं। तो पहला बयान जहां वो कह रही हैं कि वो 5 कौन लोग थे, उनकी तस्वीर जलसे में दिखाती हैं और साथ नाम ले लेकर उनके मतलब जो अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, सुनिएगा, आपको उसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा होगा। दिखाइए। 5 का टोला नजर आ रहा है। पाकिस्तान के हालात के ये जिम्मेदार है। जनरल रिटायर्ड फैज हमीद था, जो कॉम्प्रोमाइज जज था, जो करप्ट जज था, चाहे वो खोसा हो या वो साकिब निसार हो, बाबा जहमत हो या वो इजाजुल एहसन हो या वो मुजाहिर अली नकवी हो, अजमत सईद हो, वो इजाजुल एहसन याद है ना, अब चीफ जस्टिस बनने के ख्वाब देख रहा है, वो पैनामा बेंच में बैठा था, नवाज शरीफ को नाअहल करने वालों में बैठा था। आज भी कोई भी नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा हो, आज भी जज बनकर बैठा होता है उसमें। मरियम सिर्फ यहाँ रुकी नहीं है, बहुत आगे गई हैं आज, और शायद मुनासिब होता कि वो कहती कि जुडिशरी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं और फिर अपनी बात कर लेती। लेकिन वो नाम को लेकर, सिर्फ उसको नाम लेकर आगे नहीं चल पड़ी, बल्कि उसको इस्टेब्लिश कर रही हैं कि उस नामों के साथ क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसकी क्या पोलिटिकल कॉस्ट है। दिखाइएगा जी। उमर अता बंदयाल साहब, सरगोदा के अवाम को पता है बेंच फिक्सिंग हो रही है, आपको क्यों पता नहीं है कि बेंच फिक्सिंग हो रही है? यही जस्टिस इजाजुल एहसन और मुजाहिर अली नकवी साहब ने, वो लाहौर में CCPO की ट्रांसफर हुई, वो इन्होंने रोक दी, वो केस का खुद ही नोटिस ले लिया और फिर वो डोगर को, जो इमरान खान का आदमी था, उसको वापस लाके लगा दिया। डोगर का केस सुनते सुनते बात इलेक्शन पर जा पहुंची और 9 मेंबर बेंच बनाया, उसमें फिर इन दोनों जजेस को डाल लिया। फिर बजाय इसके कि इन दोनों जजेस को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करते, उस बेंच में वो 2 जजेस जो सीनियर मोस्ट हैं, उन दोनों जजेस को शामिल नहीं किया, इन दोनों जजेस को बिठा दिया। आपकी जिम्मेदारी है गैर मुतनाज़ा बेंच बनाना, क्या वो जिम्मेदारी आप पूरी कर रहे हैं? ये इसके साथ एक और सुनाऊंगा, फिर सवाल जवाब की तरफ आते हैं, जहां वो कहती हैं कि इजाजुल एहसन साहब, आपको पता है कि मुल्क कहाँ पहुंचा? मैंने नहीं कभी सुना कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को पुकार कर ऐसे बात की हो। सुनाइएगा वो बाबा करती हैं और आगे कहाँ चलता है। दूसरा साउट है हमारे पास। कान खोल के सुन लो, वो इस्टेब्लिशमेंट जो तुम्हें कंधों पर बिठा कर लाई थी, वो इस्टेब्लिशमेंट घर जा चुकी है, और जो अदलिया में से सहूलतकार तुमने ढूंढे, वो तुम्हारे किसी फायदे के नहीं, क्योंकि मरियम नवाज को जो भी चाहे नुकसान हो जाए, मरियम नवाज उनको एक्सपोज करके छोड़ेगी।